चो हेलो सर, कैसे हैं आप लोग सारे CA CMA फाइनल वालों। आपके लिए अनदर चार्ट रिवीजन आ चुका है, दैट इज मैट एंड AMT टॉपिक। यस, ये टॉपिक काफी अच्छा है, लेकिन इसकी जो चमक है ना, ये थोड़ी थोड़ी फीकी हो चुकी है जब से हमारा डिफॉल्ट टैक्स स्कीम आया है तब से। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में जाता है, दैट इज 115 BAA BAB या BAC, तो अकॉर्डिंगली फिर मैट या AMT प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आज भी पूछे जा सकते हैं बाय गिविंग द रिस्पेक्टिव डिटेल्स। यस और नो, क्वेश्चन बैंक में इसके अंदर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, तो आपने जरूर सॉल्व कर लेना। लेकिन उसके पहले आप ये चार्ट रिवीजन देख करके टॉपिक को फट से रिवाइज कर लीजिए। आई एम श्योर आप लोगों ने बचे हुए टॉपिक भी देख लिया होगा और सर आप मजे ले रहे होंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा मैट एंड AMT का टॉपिक। लेट्स गो। कमिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल है? देखिए क्या हो रहा था, कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन क्लेम करने के कारण कंपनीज जो थी ये बिल्कुल नो टैक्स दे रही थी या बहुत लो टैक्स दे रही थी। इसको कर्ब अप करने के लिए पहली बार क्या लेकर के आए थे सर? मैट लेकर के आए थे, जिसका नाम था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। कंपनीज के लिए मैट एप्लीकेबल है, वेयर एज अदर देन कंपनी एसएससी के लिए AMT दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है, राइट। अब AMT का एप्लीकेबिलिटी कब आता है? तो भैया सेक्शन कहता है अगर 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 कोई भी कंपनी है, कंपनी इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी एज वेल। सो अगर कोई भी एसएससी कंपनी है एंड 15% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड्स द इनकम टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, देन बुक प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज टोटल इनकम। तो अगर बुक प्रॉफिट का 15% आपके इनकम टैक्स पेबल से ऊपर है तो बुक प्रॉफिट को ही हम टोटल इनकम मान लेंगे। यस, and you pay the tax higher off as per the normal provision or as per MAT. So देखिएगा, as per section 115 JB, companies have to pay the tax higher of the tax as per normal provision or 15% of book profit। तो दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो देना है। याद रखिएगा, the particular law is applicable to all company including the foreign and गवर्नमेंट कंपनी। तो बेस पॉइंट याद रखिए, अगर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड कर जाता है इनकम टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन से, तो बुक प्रॉफिट को आपको क्या मानना है? टोटल इनकम मानना है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई यूनिट है विच इज लोकेटेड इन IFSC, अगर कोई यूनिट है विच इज लोकेटेड इन IFSC, तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ 15% वी हैव टू टेक 9%, इंस्टेड ऑफ 15% वी हैव टू टेक 9%। यस और नो? अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाएगा ये तो हम सब जानते हैं। जैसे नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल है वही टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। फॉरेन कंपनीज के केस में प्लीज यहाँ पे करिए 35%, क्योंकि फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट हो चुका है 35%। एंड एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, डोमेस्टिक कंपनी के लिए या तो 25% या तो 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। अगर आपको मैट पेबल आता है तो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू पे, ईदर 15% और 9% ऑफ द बुक प्रॉफिट, प्लस अगर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर रहा तो अकॉर्डिंगली आपको डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी एज द केस में भी उसके सरचार्ज लगाने पड़ेंगे। फॉरेन कंपनी होगी 1 करोड़ के ऊपर 2%, 10 करोड़ के ऊपर 5%। डोमेस्टिक कंपनी होगी 1 करोड़ के ऊपर 7%, 10 करोड़ के ऊपर 12% का सरचार्ज प्लस एप्लीकेबल सेस। ये आपका मैट पेबल निकल जाएगा। सो बुक प्रॉफिट का चेकिंग करने के लिए भी आपको क्या देखना है? वेदर बुक प्रॉफिट एक्सीड्स 15% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड्स इनकम टैक्स पेबल, और मैट का रेट भी कितना है? 15% और 9% एज द केस मे बी। यस और नो मालिक? अच्छा, ये टैक्स कैलकुलेट करते वक्त अगर एप्लीकेबल मार्जिनल रिलीफ है तो वो एप्लीकेबल मार्जिनल रिलीफ भी आपको क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। यस, चेक कर लीजिए। बेस पॉइंट जो याद रखना है वो है ये, जिसको आपको याद रखना है कि इफ 15% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड्स द इनकम टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, देन बुक प्रॉफिट विल बी कंसिडर्ड एज टोटल इनकम, और बुक प्रॉफिट का 15% इज टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस HEC। यहां फॉरेन कंपनीज 40% को 35% कीजिए। बात है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या मैट हर कंपनीज को एप्लीकेबल है? नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शन दिए हैं। जैसे कि कंपनी एंगेज्ड इन इंश्योरेंस बिजनेस, उनको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उनको ये मैट एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी जो 115 BAA BAB ऑप्ट कर रही है, दैट इज दी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, उनको ये मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। शिपिंग कंपनी जो अपनी इनकम टनेज टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से दिखा रही है, उनको मैट एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन कंपनी, राइट, if the resident of a country having DTAA with which India does not have a PE, अगर एक फॉरेन कंपनी का PE इंडिया के अंदर में नहीं है, या फिर वो उस कंट्री में रेसिडेंट है जहां पे फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर में मैट एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ में उन फॉरेन कंपनीज पे भी मैट एप्लीकेबल नहीं है जो अपनी इनकम
एनआर टैक्सेशन के तहत इन सेक्शन के अंदर में प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखाते होंगे। जो शिपिंग बिजनेस 7.5% ऑफ टर्नओवर, राइट, बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल 10% ऑफ टर्नओवर, एयरक्राफ्ट 5% ऑफ टर्नओवर, या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन में एंगेज है तो इन कंपनीज के ऊपर टनेज टैक्सेशन के प्रोविजन मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो मैट किन किन को एप्लीकेबल नहीं है? कंपनी एंगेज इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सेकंड, 115 BAA के अंदर में आ रही होगी। थर्ड, अगर वो अपनी इनकम टनेज टैक्सेशन स्कीम में दिखा रहे होंगे। फोर्थ, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका पीई इंडिया में नहीं है, या वो ऐसी कंट्री में रेसिडेंट है जहां पे रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर अगर फॉरेन कंपनी अपना पीजीबीपी प्रिजम्पटिव बेसिस पे डिक्लेयर करते होंगे इन सेक्शंस में, तो ऐसे केस में मैट एप्लीकेबल नहीं है। चेक कर लो मालिक फट से। मूविंग ऑन, देखिए मैट जो हमें कंप्यूट करना होता है ना, वो कंप्यूट करना होता है हमें बुक प्रॉफिट के बेसिस पे, और बुक प्रॉफिट कभी भी कंप्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। यानी सबसे पहली चीज, अगर आपको बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो इसके लिए आपको नेट प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट डू यू मीन नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नेट प्रॉफिट कौन सा लिया जाएगा? क्या ये एज पर शेड्यूल 3 वाला नेट प्रॉफिट लिया जाएगा, या कौन सा नेट प्रॉफिट लिया जाएगा? इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल सबसेक्शन 2 के अंदर में मिल जाएगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या है। अब देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जनरली जो कंपनी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर में कवर होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, बैंकिंग एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से बनता है, और बाकी सारी कंपनीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो शेड्यूल 3 टू दी कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा लिया जाए, वो रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से लिया जाए या शेड्यूल 3 के हिसाब से लिया जाए, इसको लेकर के कंफ्यूजन था। सबसेक्शन 2 इंसर्ट किया गया, कहा गया देखिए बाकी कंपनीज जो है इनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होगा जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया गया होगा वो, राइट। लेकिन जो कंपनी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर में कवर हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बैंकिंग हो गई, या इंश्योरेंस हो गया अदर देन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो ऐसे केस में वो लोग रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ले सकते हैं। अच्छा जी सर, अब आते हैं, अच्छा यहाँ पे स्पेसिफिक कंपनी मतलब आप क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि बैंक, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते रहेंगे तो कुछ चीजें आपको कॉमन रखनी होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ चीजें कॉमन हो। पहला, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपने शेयर होल्डर के सामने रखा था एजीएम में, बिल्कुल वही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसका रीजन आपको अगर याद हो तो मैंने फास्ट ट्रैक और रेगुलर दोनों में बताया था। एक कंपनी थी, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी, जो क्या करती थी, शेयर होल्डर के लिए डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी और इनकम टैक्स के लिए डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसेक्शन 2 के अंदर में क्लियर कर दिया, 115 JB सबसेक्शन 2 में क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही होना चाहिए जो आपने एजीएम में रखा, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम होनी चाहिए, मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होना चाहिए। So while preparing the profit and loss account for the purpose of book profit and for the purpose of laying before its AGM, following should be same. Accounting policy, accounting standard and rate of depreciation must remain same. So all in all, profit and loss account जो हम लेंगे for the purpose of computation of book profit, वो कौन सा होना चाहिए? या तो शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, या तो रिस्पेक्टिव एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। चलिए, एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ गया तो अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाता है। एक बात याद रखिए, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि जितने स्पेसिफिक एडजस्टमेंट आपको बताए हैं आपको सिर्फ उतने ही एडजस्टमेंट करने, नो न्यू एडजस्टमेंट इज पॉसिबल। अपोलो टायर्स वर्सेस सीआईटी का केस भी इसके अंदर में एक बहुत फेमस केस है जो हम लोगों ने पढ़ा था, वेरिन एओ कोई नया एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। मैट इज अ सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट, जितनी बातें बोली है आप उतने ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडिशन में जितनी बातें बोली उतना ही एडिशन करना है, रिडक्शन में जितनी बातें बोली उतना ही रिडक्शन करना है। नो न्यू एडजस्टमेंट कैन बी पॉसिबल, एक बात याद रखिएगा। यस, तो आइए समझते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ चीजें ऐड करनी है। क्या क्या ऐड करना है, जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं कंफर्म हाईलाइट कर दूंगा, पर आपको लिस्ट पूरी पढ़नी है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दूंगा। क्या क्या ऐड करना है, इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सरचार्ज, एचईसी एंड डीडीटी। आपने जो भी इनकम टैक्स पे किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिटेड है, ये पूरा का पूरा एड बैक करना है। याद करिए पीजीबीपी कंप्यूट करते भी हम सेम ही चीज करते हैं, राइट। इनकम टैक्स बीइंग अ पर्सनल टैक्स, राइट, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो मैट कंप्यूट करते वक्त या पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त दोनों टाइम आपको ऐड करना है। सेकंड,
अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, अगर आपने कोई भी अमाउंट रिजर्व्स को ट्रांसफर करी है तो प्रैक्टिकली ये कोई खर्चा नहीं है, आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना है। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अगर आपने कोई प्रोविजन बनाई है, अगेन ये एक्सपेंडिचर नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट में क्या करना चाहिए, ऐड बैक कर देना चाहिए। प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रखा है तो ये भी आपकी ऐड होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली ये कोई खर्चे नहीं है, ये सिर्फ प्रोविजंस बनाई हुई है आपने। अगर आप प्रोविजन बना करके प्रॉफिट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो आप ऐड बैक करके रियल प्रॉफिट को टैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपने कोई डिविडेंड पेड या प्रपोज किया है तो आप इसे ऐड बैक करेंगे, बिकॉज डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट एन एक्सपेंडिचर। पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त भी डिविडेंड को आप ऐड बैक ही करते हैं, मैट कंप्यूट करते वक्त भी आप पेड और प्रपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट एन एक्सपेंडिचर। फिर आता है एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एन एग्जम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। अब चलिए ये भी याद कर लीजिए। देखिए, जब आप एग्जम्प्ट इनकम को कंसिडर नहीं करते अपने टोटल इनकम में तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को कैसे अलाउ करेंगे, है ना। सेक्शन 14A भी ये कहता था कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्जम्प्ट इनकम आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपने अगर पीएनएल को डेबिट किया होगा तो आप तो जबरदस्ती प्रॉफिट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक तरफ तो आपने अपनी इनकम को टैक्स नहीं किया, दूसरी तरफ आप इनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या करना चाहते हैं, डेबिट करना चाहते हैं, एट ऑल बिना नहीं चलेगा। तो अगर एक्सपेंसेस होंगे इससे रिलेटेड जो इनकम एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11 और 12, तो ये एक्सपेंसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड बैक करने पड़ेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द शेयर इन द इनकम ऑफ एओपी बीओआई, याद करके देख दोस्त, एओपी बीओआई अगर हायर रेट पे टैक्स दे देता है तो ऐसे केस में इंडिविजुअल्स के हाथ में वो इनकम क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है। अब अगर इनकम एग्जम्प्ट हो गई तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होने वाले, वही बात यहां लिखी है। The expenses related to the share of AOP BOI where the share is exempt to assessee, अब share is exempt कब होगा, जब AOP BOI ने हायर रेट पे टैक्स दे दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम इफ द टैक्स रेट ऑन अबव आइटम इज लेस देन 15%। देखिए क्या है, जब आप एनआर टैक्सेशन का चार्ट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एनआर की जो इनकम है फ्रॉम कैपिटल गेन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कई केसेस में ये तो सिर्फ 5% और 10% है। जिनका टैक्स रेट ही 5 या 10% है, आप अगर उस पर मैट 15% के हिसाब से लगा देंगे तब तो ये अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी टैक्स पेयर के साथ। डोंट यू थिंक सो? यस और नो? जिनका टैक्स रेट ही 5%, 10% है, आप उसके ऊपर 15% मैट कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है, राइट, जिनको कैपिटल गेन, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम है, जिसका टैक्स रेट ही 15% से कम है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आप क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, क्योंकि उस इनकम को हम यहां से लेस भी करेंगे ताकि उस पर लोअर टैक्स रेट लगाया जा सके और मैट ना लगे। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम which has been claimed by foreign company where the tax rate is lower than 15%. Any notional loss on exchange of shares of SPV with the units of business trust due to any change in carrying the units or loss on transfer of units. देखिए क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट जब एसपीवी के शेयर्स लेता है वो कई बार ऐसा करता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स ले लेता है, बराबर है, और बदले में उनको यूनिट्स इशू करता है, मतलब एसपीवी के शेयर्स लेता है और बदले में उनको यूनिट्स देता है। इस पे अगर कोई नोशनल लॉस हुआ है तो आप उस पर क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, क्योंकि ये एक्चुअल लॉस नहीं है। आपने शेयर्स के बदले में, कंट्रोलिंग स्टेक के बदले में अपने यूनिट्स इशू किए हैं, अगर इसमें कोई लॉस आता भी है तो वो एक नोशनल लॉस डिनोट करता है, एक्चुअल लॉस डिनोट नहीं करता, और इसलिए आप इसे क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स व्हिच आर टैक्सेबल अंडर 115 बीबीएफ। 115 बीबीएफ के अंदर में जो टैक्स रेट था रॉयल्टी पे वो 15% से कम हुआ करता था। अब क्योंकि 15% से टैक्स रेट ही कम है, आप अगर उस पर मैट लगा देंगे तो ये हायर रेट पे टैक्स हो जाएगा, जबकि दूसरा सेक्शन स्पेसिफिकली लोअर टैक्स रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे केस में रॉयल्टी इनकम को हम प्रॉफिट से बाहर निकालेंगे और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। ये एडजस्टमेंट मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पीएनएल। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना डेप्रीसिएशन लिया है पूरा का पूरा ऐड बैक करिए। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना डेप्रीसिएशन लिया है पूरा का पूरा ऐड बैक कर दीजिए, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। डिफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन देयर ऑफ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई डिफर्ड टैक्स या प्रोविजन देयर ऑफ है इसे भी ऐड बैक करना है। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है फॉर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट तो यस आपको ये प्रोविजन को क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी आपने डेटर्स को कम करने की कोशिश की है, असेट्स को कम करने की कोशिश की है, ऐसे केस में ये प्रोविजन क्या कर देंगे सर, ऐड बैक कर देंगे।
बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ सच एसेट इफ सच अमाउंट इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपने कोई बैलेंस दिख रहा है, राइट, और ये अमाउंट पीएनएल को क्रेडिट नहीं की गई है, तो आप इसे क्या करेंगे सर, एड बैक कर देंगे। एंड एनी अमाउंट ऑन गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफर करने पर कोई गेन आया है तो ये आपको क्या करना है सर, एड बैक कर देना है। यस और नो मालिक, राइट। तो इतनी चीजें एड बैक करनी है, हालांकि जितनी मैंने आपको हाईलाइट करके दी है ना उतनी एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार फटाफट पूरी लिस्ट को वापस पढ़ो और फिर ही वीडियो को आगे देखना। चलो जल्दी से ऐड की पूरी लिस्ट एक बार वापस पढ़ो, फिर ही वीडियो को आगे देखेंगे। जल्दी से कंप्लीट करो दोस्त, पूरी लिस्ट पढ़ो अच्छे से। चलिए, तो कुछ चीजें लेस की जाएगी, कुछ चीजें क्या की जाएगी सर, लेस की जाएगी इफ दे आर क्रेडिटेड टू पीएनएल। पहला इंपॉर्टेंट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व। अगर आप रिजर्व से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, यस ये आपके पीएनएल से क्या की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी। व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट, ये आपके नेट प्रॉफिट से क्या की जाएगी, रिड्यूस की जाएगी। जो भी एग्जम्प्ट इनकम है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, एग्जम्प्ट इनकम तो हमें वैसे भी नेट प्रॉफिट से हटानी पड़ती है, वही तो कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग द डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए आपने पूरा डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग द रिवैल्यूएशन एड बैक कर दिया था, लेस करते वक्त आप डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए नॉर्मल डेप्रीसिएशन 8 था और रिवैल्यूएशन वाला 2 था, टोटल हो गया 10। जब आप एड बैक करेंगे पूरा 10 करेंगे, लेकिन जब आप लेस करेंगे ओनली 8 लेस करेंगे, एक्सक्लूडिंग द डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। नेक्स्ट, एनी ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स। अगर आपने रिवैल्यूएशन एसेट से कुछ ट्रांसफर किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ट्रांसफर किया है, वो भी क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट से माइनस करना है। लेकिन आप मैक्सिमम कितना माइनस करेंगे, जितना आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है उस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के ऊपर। इनकम ऑफ एओपी बीओआई इफ एग्जम्प्ट, अगर एओपी बीओआई की इनकम एग्जम्प्ट है तो आपको उसे हटाना होगा, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते। यस, फॉरेन कंपनी की इनकम, याद करिए फॉरेन कंपनी का कैपिटल गेन, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी इनकम आप लेस करेंगे, क्योंकि इस पे टैक्स रेट लेस देन 15% है। इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ऐड किए थे, ये वाली इनकम हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। एनी नोशनल गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ एसपीवी, अगर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के एक्सचेंज में आपने कुछ शेयर्स दिए, इस पे कोई नोशनल गेन आया है, ये नोशनल गेन को भी आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट से हटा देना है। कोई एक्चुअल लॉस आया है ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेसेस, इसे भी क्या करना है, नेट प्रॉफिट से हटा देना है। एनी इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स अंडर 115 बीबीएफ, आपको याद होगा जो रॉयल्टी है जो 115 बीबीएफ में आती है उसका टैक्स रेट ऑटोमेटिकली 15% से कम होता है, तो इनकम को हमने यहां से हटाया, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। वेल लॉजिकली स्पीकिंग आउट ऑफ द होल लिस्ट, राइट, ए बी और सी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी प्लीज एक बार पढ़ो। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है सर, और है लिस्ट, कुछ और पॉइंट ऑन द नेक्स्ट पेज। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस प्लस अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, अगर जो असेसी है जिसके लिए आप मैट कंप्यूट कर रहे हैं, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में आ चुका है, राइट, आईबीसी में अप्लाई कर चुका है, तो ऐसे केस में जितना भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है प्लस अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, दोनों माइनस होंगे। आई मीन टू से, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 6 लाख है, अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन 4 लाख है, पूरा 10 लाख आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, पूरा 10 लाख आप क्या कर देंगे दोस्त, लेस कर देंगे। अगर कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईबीसी कोड के अंदर में जा चुकी है या ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, ऐसे केस में दोनों एक साथ माइनस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। अब देखिए यहां पे और आ जाता है, या तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन, विच एवर इज लोअर एज पर बुक्स, राइट। अगर आप आईबीसी में नहीं है तो आप देखेंगे आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन है, जो कम है आपको वो माइनस करना पड़ेगा।
अब देखिए इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा यही घुमाता है और आपको इंस्टीट्यूट बुलाती है, मगर आप जाएंगे नहीं। सुनिए क्या करना है आपको। सपोज कर लीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 6 है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 4 है, दोनों दिया है। आपको 4 माइनस करना है जब आप नेट प्रॉफिट में बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से 4 माइनस करना है जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते रहेंगे। अज्यूम आपको सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया है या सिर्फ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया है, आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है विच एवर इज लोअर। अब दिया ही आपको एक है तो दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब आपको कुछ माइनस नहीं करना है। तीसरा तरीका जो इंस्टीट्यूट आपको घुमा सकता है, आपको ये फिगर्स एज पर बुक्स भी दी जा सकती है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी दी जा सकती है। याद रखिए आपको ये जो फिगर्स उठानी है ना, ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठानी है। सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर बट एज पर बुक्स, तीन तरीके से इसको घुमाया जा सकता था। यस और नो? सो इफ एनी ऑफ द अबव इज गिवन, assume the other as zero and therefore nothing needs to be reduced। ये एडजस्टमेंट बहुत बार पूछी एग्जाम में। यस और नो? राइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अगर होगा पीएनएल को क्रेडिटेड होगा, लेस कर दीजिए। डिफर्ड टैक्स अगर पीएनएल को क्रेडिटेड होगा, लेस कर दीजिए। दैट्स हाउ योर बुक प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड। ये भी एक बार पढ़ लो। राइट। अगर इच्छा है तो मैं कहूंगा एक बार में वापस से पूरे वीडियो को रिवर्स करना और पूरा एक बार में फटाफट फटाफट क्विकली देख लेना, अच्छा मजा आएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो आपको हाईलाइट कर दिए। मैक्सिमम एडजस्टमेंट आज तक के एग्जाम में इस पॉइंट पे पूछा गया है। आप तो जानते हैं नो इफ नो बट ओनली कट टू कट वाला मैटर अपने को एग्जाम में काम आने वाला है दोस्त। चलिए फर्दर मूव ऑन करेंगे। बुक प्रॉफिट ऐसी कंपनीज के लिए जिनके ऊपर इंड एएस अप्लाई होने जा रहा है। ऐसी कंपनीज जिसके ऊपर इंड एएस अप्लाई होने जा रहा है, पहले के जितने एडजस्टमेंट्स है वो तो करने ही करने हैं, ये कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स है जो करने हैं। इससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में भी डाले हैं, जो पास्ट एग्जाम में भी आए हुए हैं, वो आपने जरूर देखना। ठीक है, चलिए क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। जैसे ही आपने 115 बीएसई के हिसाब से बुक प्रॉफिट निकाला, कुछ चीजें और ऐड करनी है। क्या करनी है सर? कुछ चीजें और ऐड बैक करनी है। कौन कौन सी चीजें ऐड बैक करेंगे सर? पहला, ऑन अमाउंट क्रेडिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। आप जब भी एएनडीएस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं, याद कीजिए एफआर में ओसीआई करके, और उसमें हम वो सारी इनकम को डाल देते हैं जिसके हम पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं कर रहे। तो ऐसी जितनी भी इनकम है आप क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट टू शेयर होल्डर इन अ डीमर्जर। अगर डीमर्जर के अंदर में आपने शेयर होल्डर को कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो जितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हैं पीएनएल में नॉन कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पूरा का पूरा एड बैक कर दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल एक्सपेंसेस नीदर एक्चुअल लॉस, इसीलिए आप उसको एड बैक करेंगे। गेन फ्रॉम चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू ओसीआई। अगर कोई गेन हुआ है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करने पे, तो ये पूरा का पूरा गेन को आपको क्या करना है, ऐड बैक करना है। एंड 1/5 ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, जो भी आपने ट्रांजेक्शन अमाउंट निकाला है इसका 1/5। कुछ चीजें सिमिलरली आपको लेस करनी है। ऑल अमाउंट डेबिटेड टू अदर ओसीआई नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। जितनी भी अमाउंट क्या की है आपने, ओसीआई को डेबिट की है और आपने पीएनएल को क्लासिफाई नहीं किया, वो सारी की सारी चीजें आपको ऐड बैक करनी है। जितना आपने क्रेडिट किया था पीएनएल को ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश एसेट ऑन डीमर्जर, ये भी हटाना है। कोई लॉस हुआ होगा इक्विटी शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू पे लेकर के आने में, वो लॉस को भी यहां से हटाना है। एंड ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1/5 अमाउंट हटाना है। एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्यूट बुक प्रॉफिट फॉर अ कंपनी विच इज इन कंप्लायंट विद इंड एएस। इसमें लॉजिकली एक ही एडजस्टमेंट है जो मेरे को लगता है बहुत काम का है। यस, फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम बुक प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो इंड एएस 16 एंड 38 के हिसाब से आया है, ना वो इंक्रीज में डालना है ना वो डिक्रीज में डालना है। गेन और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर मार्केट वैल्यू थ्रू ओसीआई इन अकॉर्डेंस विद इंड एएस 109। अगर कोई गेन या लॉस हुआ है और ये गेन या लॉस इंड एएस 109 के हिसाब से निकला है, राइट, तो आपको इसमें ना एडिशन करना है ना डिलीशन करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज दैट डन? चेक। चलिए, मैट का बुक प्रॉफिट तो आपने कंप्यूट कर दिया। अब कुछ और बातें भी है जो आपको मैट के रिलेटेड पॉइंट समझने पड़ेंगे, विच इज एज अंडर। पहला,
अब मैट के हिसाब से आपने जो अपना बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर लिया, क्या इसमें से हम लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली आप पीजीबीपी इनकम जो आपकी आती है आप उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो क्या आप ये जो बुक प्रॉफिट कंप्यूट हुआ है इसमें से भी करेंगे अगर बुक प्रॉफिट को टोटल इनकम माना जाए? आंसर इज यस। सबसेक्शन 3 इसकी परमिशन देता है कि यस आप अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स में होता है बिल्कुल आप वैसे करिए, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और सबसेक्शन 4 आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बुक प्रॉफिट आपने कंप्यूट किया है इसको हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्टिफिकेट देगा फॉर्म 29B में, जिसे रिटर्न से एटलीस्ट 1 महीने पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। सो एवरी कंपनी which this section applies shall furnish a report from a chartered accountant in form 29B at least 1 month prior to the date of filing ROI। तो सर्टिफाई कराना पड़ेगा ये जो बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया गया है, ये एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115JB कंप्यूट किया गया है, सीए सर्टिफाई कर देगा, मैटर खत्म, रिटर्न से 1 महीने पहले ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट कब आएगा? देखिए लॉजिकली आप क्या पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स और मैट विच एवर इज हायर आप वो पे कर रहे हैं। नाउ इफ मैट पेबल इज हायर देन इनकम टैक्स पेबल तो मैट क्रेडिट अराइज हो जाएगा। इसे कुछ ऐसे समझिए, मैट पेबल आ रहा है 15 लाख, इनकम टैक्स पेबल आ रहा है 12 लाख। नाउ व्हाट यू विल पे? 15 लाख, तो 15 लाख आपने पे कर दिया, कितना इनकम टैक्स एक्सेस पे किया? 3 लाख। सो मैट पेबल माइनस इनकम टैक्स पेबल 15 minus 12, 3 lakh will become your MAT credit। ये मैट क्रेडिट आप 15 असेसमेंट ईयर तक के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसे कब यूज करेंगे? व्हेन इनकम टैक्स पेबल एक्सीड मैट। मान लीजिए अगले साल आपका इनकम टैक्स पेबल हायर आता है मैट से, बराबर है, ऐसे केस में आप इनकम टैक्स एक्चुअली पे करेंगे, उस टाइम पे आप अपने मैट क्रेडिट को यूज कर पाएंगे, लेकिन मैट क्रेडिट भी उतना ही यूज कर पाएंगे जितना डिफरेंस होगा, पूरा मैट क्रेडिट यूज नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, चेक कीजिएगा, ये जो मैट क्रेडिट है इसके ऊपर क्या सरकार हमें कोई इंटरेस्ट देती है? नहीं सर, सरकार इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। सो मैट क्रेडिट अराइज व्हेन मैट पेबल एक्सीड्स द इनकम टैक्स पेबल। मैट क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द ईयर व्हेन इनकम टैक्स पेबल एक्सीड्स मैट। नो इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन दिस क्रेडिट एंड इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 15 असेसमेंट ईयर। आगे चल के अगर अपील या असेसमेंट के अंदर में आपके मैट पेबल या टैक्स पेबल चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंगली आपके मैट क्रेडिट को भी क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। कंपनी अगर कन्वर्ट हो जाती है एलएलपी में तो क्या मैट क्रेडिट को एएमटी क्रेडिट माना जा सकता है? सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कंपनी कन्वर्ट हो जाती है अगर एलएलपी में, अब कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल है, वेराज एलएलपी के ऊपर एएमटी एप्लीकेबल है। तो सवाल उठा कि कंपनी अगर मान लीजिए एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ मैट क्रेडिट पड़ा है तो क्या इसे एएमटी क्रेडिट बोल के यूज किया जा सकता है? द आंसर इज नो। इफ कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी, मैट क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एएमटी क्रेडिट। यस और नो? और मैट क्रेडिट नहीं आ सकता अगर कंपनी ने 115 BAA को ऑप्ट किया हुआ है, दैट इज लॉजिकल ऑल्सो। यस और नो? क्योंकि ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है अगर आप ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम ले लेते तो। याद आ रहा है दोस्त? राइट, चेक करो। एक पॉइंट इसमें और डिस्कशन का है, मान लीजिए आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो आप उतना मैट क्रेडिट एक्सेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। So MAT credit will be reduced by the foreign tax credit allowed against the MAT। अब उतना क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। चेक कीजिए। सो मैट क्रेडिट अराइज होता है जब मैट पेबल एक्सीड करता है इनकम टैक्स पेबल से। इस क्रेडिट को तब यूज कर सकते हैं जब इनकम टैक्स पेबल एक्सीड मैट पेबल। इसे 15 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो इसे एएमटी क्रेडिट नहीं माना जाएगा। एंड अगर आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो आप उतने पोर्शन का मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यस मालिक, दैट्स इट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, हमारा मैट के प्रोविजंस तो जितने भी थे ये सारे के सारे खत्म हुए। आइए एएमटी से रिलेटेड प्रोविजंस भी पढ़ लेते हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है दोस्त? अदर देन कंपनी एसएससी के ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है, तो ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। ये प्रोविजन इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी पे तभी एप्लीकेबल है जब इनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर हो। सो
इनका एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख से ऊपर नहीं है, इनको एएमटी पे करने की जरूरत नहीं है। इनका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है तो ही इन्हें क्या पे करने की जरूरत है, एएमटी पे करने की जरूरत है। अच्छा जी सर, बताइए एएमटी कब पे करना है। देखिए एएमटी का प्रोविजन बड़ा सिंपल है, सेक्शन 115 जैसी कहता है, इफ 18.5% ऑफ adjusted total income exceeds income tax payable, अगर 18.5% ऑफ adjusted total income exceed कर जाता है income tax payable से, तो आपका adjusted total income को ही हम total income मान लेंगे, राइट। और अगर यूनिट आईएफएससी में है तो 18.5% की जगह 9%, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में ये 15% है। So if 18.5% of adjusted total income exceeds the income tax payable as per the Income Tax Act, then adjusted total income shall deem to be the total income, and tax payable shall be 18.5% of adjusted total income. यूनिट आईएफएससी में है तो 18.5 की जगह 9 ले लेना, यूनिट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 18.5 की जगह 15% ले लेना। एएमटी दो केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ले ली, दैट इज 115 बीएसी बीएडी बीएई अगर आपने ले लिया तो आपके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल नहीं है, या तो आप स्पेसिफाइड फंड है जो सेक्शन 10(4)D में आ रहे हैं तो भी आपके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल नहीं है। अब एएमटी में क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करना है। देख लॉजिकली इस पे अगर तेरे को क्वेश्चन आ सकता है ना दोस्त, तो वो 35AD पे ही आएगा, 35AD के अलावा नहीं आएगा, ठीक है। 35AD पे आएगा क्योंकि देख 10AA पे तो सनसेट लग गए, और ये चैप्टर 6 से पार्ट सी वाले पार्ट भी है जो सनसेट लग गए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको आपकी टोटल इनकम लेनी है और इसमें 3 डिडक्शन ऐड बैक कर देने हैं। सबसे पहले आपको आपकी टोटल इनकम लेनी है और इसमें 3 डिडक्शन ऐड बैक कर देने हैं। कौन से 3 डिडक्शन सर? पहला, आपने जितने डिडक्शन चैप्टर 6 से पार्ट सी में लिए हुए हैं वो आपको ऐड बैक कर देने हैं। दूसरा 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, इसका आपने अगर कोई डिडक्शन क्लेम किया होगा तो वो ऐड बैक कर देना है। 10AA एसईजेड वाला एग्जाम्पशन आपको क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। तो कम ऑन, आपको टोटल इनकम पकड़ना है, टोटल इनकम में 3 चीजें ऐड बैक कर देनी है। कौन सी 3 चीजें ऐड बैक कर देनी है? चैप्टर 6 से पार्ट सी के डिडक्शन ऐड बैक कर देने हैं, 35AD के डिडक्शन स्पेसिफाइड बिजनेस वाले ऐड बैक कर देने हैं, और 10AA वाले एसईजेड वाले डिडक्शन आपको ऐड बैक कर देने हैं। इसमें से क्या माइनस करने हैं, चलिए थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं और लॉजिकली समझाता हूं इंटरलिंकिंग के साथ कि ये क्यों हो रहा है। देख अगर तू 35AD क्लेम करता है तो तेरे को डेप्रीसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता, याद आ रहा है तुझे? क्योंकि तू कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लेता है तो तेरे को डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। अब अगर तू 35AD को यहाँ पे ऐड बैक कर रहा है, जिसका मतलब तूने कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं किया, बराबर है ना? तूने कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो तुझे डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए ना दोस्त, बराबर है। अब तू डेप्रीसिएशन माइनस करेगा, लेस डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो देख टोटल इनकम में 3 चीजें ऐड करनी है, चैप्टर 6A का डिडक्शन, 35AD का डिडक्शन और 10AA का डिडक्शन। एक चीज लेस करनी है, अगर 35AD क्लेम नहीं किया मतलब डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए, तो रिलेवेंट डेप्रीसिएशन माइनस कीजिए 32 के हिसाब से, जो भी आएगा ये आएगा आपका एडजस्टेड टोटल इनकम। फर्दर ये एडजस्टेड टोटल इनकम को भी मैट के जैसे सर्टिफाई कराना पड़ता है सीए से। सो दिस AMT report from a chartered accountant needs to be obtained certifying the adjusted total income at least 1 month prior to the date of filing ROI। चेक कीजिए एक बार ये। चलिए मूव ऑन करेंगे, जैसे मैट क्रेडिट होता है वैसे एएमटी क्रेडिट भी होता है। अगर एएमटी पेबल एक्सीड इनकम टैक्स पेबल तो आपका जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे एएमटी क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसे भी 15 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब यूज करेंगे? व्हेन इनकम टैक्स पेबल एक्सीड द मैट पेबल, सॉरी एएमटी पेबल, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे चल के असेसमेंट हुआ, टैक्स या एएमटी पेबल चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली आपके क्रेडिट को भी क्या किया जाएगा, चेंज। और याद रखिएगा अगर आप ऑल्टरनेटिव या डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ले लेते हैं तो एएमटी क्रेडिट अराइज नहीं हो सकता। वही 5 पॉइंट जो मैट में पढ़े थे, कट कॉपी पेस्ट एएमटी के अंदर में भी सेम आएंगे। So credit arise when AMT payable exceeds income tax payable and be utilized when income tax payable exceeds AMT payable only to the extent it exceeds the limit। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, और ये अराइज ही नहीं हो सकता अगर आप 115 BAC BAD या BAE ऑप्ट कर लेते हैं तो। चेक करो।
चलिए आ जाते हैं एक लास्ट प्रोविजन के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजन। देखिए क्या हुआ, और इस सेक्शन को बहुत लॉजिकली समझाऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। देखिए हुआ ये कि एक दिन एसएससी के ऊपर क्या किया गया, ये प्रोविजन मैट में भी कॉमन है, एएमटी में भी कॉमन है, तो कंपनीज के लिए ये प्रोविजन बनाई गई थी। तो क्या हुआ, एक दिन एसएससी ने टैक्स जो पे किया वो बुक प्रॉफिट के हिसाब से पे किया, मतलब मैट पे किया। क्योंकि एडवांस टैक्स के कंप्लायंस नहीं हुए थे, एओ ने क्या कर दिया, नोटिस भेज दिया और 234 एबीसी का इंटरेस्ट लगा दिया। एसएससी कहता है कि मैं सर 234 एबीसी का इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो इनकम टैक्स पे कर रहा हूं वो मैट के हिसाब से पे कर रहा हूं, और अगर मैट एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है तो मुझ पे अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। डिपार्टमेंट कहता है कि आप मैट जो कंप्यूट कर रहे हैं ये सिर्फ बुक प्रॉफिट और टैक्स पेबल के लिए निकाल रहे हैं, जबकि आपका अगर नॉन कंप्लायंस है एडवांस टैक्स का तो आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी देनी चाहिए। मैटर गया कोर्ट में, कोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, एसएससी की बात सही निकली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था। और आपको तो पता ही है, जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारता है अगले दिन अपने मोहल्ले में अमेंडमेंट आती है। अगले साल ही बिल्कुल अमेंडमेंट आई, कहा जस्ट बिकॉज यू पे द टैक्स एज पर द मैट और बुक प्रॉफिट दैट इज एएमटी, इट डज नॉट मीन्स कि आप पे अदर प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट सही नहीं मेंटेन करते उसकी पेनल्टी, अगर आप एडवांस टैक्स सही समय पे नहीं भरते उसकी पेनल्टी, अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं उसकी पेनल्टी, टीडीएस डीडीएस डिडक्ट नहीं करते या समय पे डिपॉजिट नहीं करते उसकी पेनल्टी, सब एप्लीकेबल है। चेक कीजिएगा, ऑल अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, फॉर एग्जांपल एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी शैल अप्लाई, चाहे वो मैट हो चाहे वो एएमटी हो, डजंट मैटर, बिल्कुल अप्लाई करेगा। इज दैट डन मालिक? दैट्स इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर, ये था हमारा मैट और एएमटी। बिलीव मी, मैट और एएमटी सिर्फ इतना सा थियरी पढ़ के नहीं हो सकता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आप मैट पे करिए और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप एएमटी पे जरूर करिएगा। अपने क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, रेगुलर बुक में भी अपन ने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके जाना, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो पता रहे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यस मालिक, उम्मीद करता हूं आपको ये चार्ट रिवीजन बहुत हेल्प कर रहा है जल्दी से क्विकली खत्म करने के लिए। आप भी फटाफट कंप्लीट कीजिए चार्ट रिवीजन से, और अपने दोस्तों को भी भेजो ना यार, जो सफर कर रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर में, तभी तो उनको मजा आएगा इन शॉर्ट रिवीजन के तहत। यस मालिक, मिलता हूं आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में। आप अपना पूरा ख्याल रखिए, बाय बोलो बच्चों।